जय हिंद। हम क्या देख रहे थे? मौर्य वंश के बारे में जान रहे थे, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जान गए। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो शुंग वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है? क्योंकि मौर्य वंश का प्रशासन और मौर्य वंश दोनों खत्म हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए, शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश मौर्य वंश के बाद जो आता है वो शुंग वंश आता है। ओके, तो शुंग वंश का अगर संस्थापक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? तो शुंग वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है पुष्यमित्र शुंग। कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? विदिशा। कहाँ बनाया था? विदिशा अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पुरोहित रहा करते थे, ठीक है? पुष्यमित्र के दरबार में पुरोहित रहा करते थे और वो पुरोहित का नाम क्या था? तो उसका नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि उसका नाम था। ओके, और पतंजलि की अगर पुस्तक बोलेगा आपसे, मतलब पतंजलि जो लिखा था वो क्या लिखा था? तो योग दर्शन, ठीक है? योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पतंजलि का है। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है? किसके दरबार में, किसके शासनकाल में? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके समय में 2 विदेशी आक्रमण भी हुए थे। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 विदेशी आक्रमण हुआ था, ठीक है? समझते हैं ध्यान से। और दोनों जब आक्रमण हुआ था ना, तो दोनों आक्रमण को ये जो है बहुत अच्छे से भली भांति संभाल लिया, ठीक है? और दोनों आक्रमण होने वाले आक्रमण को, जो विदेशी आक्रमण था, उसको विफल कर दिया, ठीक है? और उसको विफल करने में इसका योगदान जो था, पुष्यमित्र शुंग के बेटे का जो नाम था उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र और पुष्यमित्र शुंग ने दोनों मिलके जो है ये आक्रमण का नेतृत्व किया और दोनों आक्रमण को विफल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं ध्यान से। तो यही बात बोला गया, दोनों आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था और पुष्यमित्र शुंग और उसका बेटा जो था अग्निमित्र, दोनों मिलके जो है ये आक्रमण का नेतृत्व किया और वो विदेशी आक्रमण को विफल कर दिया जो हुआ था। आप समझते हैं ध्यान से। विदेशी आक्रमण जो हुआ था, तो विदेशी आक्रमण में पहला नेतृत्व जो कर रहा था, पहला जो आक्रमण हुआ था और उसका नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था डेमेट्रियस, ठीक है? विदेशी आक्रमण में नेतृत्व कौन कर रहा था? डेमेट्रियस कर रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा जब आक्रमण हुआ तो दूसरा आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था मीमांडर। कौन कर रहे थे? मीमांडर कर रहे थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मीमांडर कर रहे थे और मीमांडर जो है हार जाता है और पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है, वो फिर हो जाता है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। सांची स्तूप के बारे में जानते हैं। सांची स्तूप, तो सांची स्तूप पहले जानिए कि सांची स्तूप है कहाँ पे। सांची स्तूप जो है वो कहाँ पे है? तो वह है एमपी में। कहाँ पे है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है सांची स्तूप? तो वह है रायसेन जिले में। कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। और सांची स्तूप को किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है? ये मौर्य शासक था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या करता है? सांची स्तूप को ये नष्ट कर देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर देता है। सांची स्तूप को पुष्यमित्र शुंग जो है वो नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। ओके, उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि अगला जब शासक आता है जिसका बेटा का नाम रहता है, पुष्यमित्र शुंग के बेटा का नाम रहता है अग्निमित्र, ठीक है? यही अगला शासक बनता है और यही ना फिर से सांची स्तूप का पुनर्निर्माण करवा देता है, ठीक है? सांची स्तूप का अगर पुनर्निर्माण अगर बोलेगा कि कौन सा शासक करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा ही था अग्निमित्र और उसी ने जो है सांची स्तूप का निर्माण करा देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कालिदास की एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम, ठीक है? कालिदास की पुस्तक का नाम बोलेगा तो मालविका अग्निमित्रम है। और मालविका अग्निमित्रम में प्रेम प्रसंग की बात कही गई है। प्रेम प्रसंग, प्रेम कथा की बात कही गई है। और उसमें किसका प्रेम कथा की बात कही गई है? तो आइए हम यहाँ जानते हैं। देखिए, तो इसमें जो प्रेम प्रसंग की बात कही गई है कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में, वो कही गई है मालवा देव की राजकुमारी थी, मालवा देव की राजकुमारी जिसका नाम था मालविका,
इसका नाम था मालविका। और मालविका और अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटा था, दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों के प्रेम प्रसन्न का जो वर्णन किया गया है, प्रेम कथा का वर्णन, वो किस पुस्तक में किया गया है? तो मालविका अग्निमित्रम में किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसके लेखक बोलेगा मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अब समझते हैं ध्यान से। आगे है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप जो निर्माण किया था, भरहुत स्तूप का अगर निर्माण बोलेगा कि कौन सा शासक भरहुत स्तूप का निर्माण किया था, तो यही किया था शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहुत स्तूप का निर्माण किया था। ठीक है। और लेकिन भरहुत स्तूप अगर बोलेगा कि कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे? तो ये भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्तूप है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पुष्यमित्र शुंग भरहुत स्तूप का निर्माण करवाता है और उसके बाद जो है शुंग वंश का फिर अंतिम शासक बोलेगा आपसे कि कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक, तो वह हुआ देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। और शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अंतिम शासक बोला गया है तो देवभूति हो गया। ओके। उसके बाद क्या होता है? देवभूति के शासनकाल में ही रहता है उसका मंत्री रहता है जिसका नाम रहता है वासुदेव। तो वासुदेव क्या करता है? देवभूति का हत्या कर देता है। ठीक है। देवभूति का हत्या कर देता है। कौन? वासुदेव। और वासुदेव जब देवभूति का हत्या कर देता है, शुंग वंश के अंतिम शासक का जब हत्या कर देता है देवभूति, तो उसके बाद क्या होता है? वासुदेव ने अपना वंश को आगे बढ़ाने का फिर प्रयास करने लगता है। तो वही जो है वासुदेव का अगर बोलेगा कि वासुदेव किस वंश का स्थापना किया था, तो वासुदेव जो स्थापना किया था वो किया था कन्नव वंश का स्थापना। ठीक है। किसका स्थापना किया था? कन्नव वंश का स्थापना किया था। किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। ओके देन, कन्नव वंश का राजधानी अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो कन्नव वंश का जो राजधानी होता है वो विदिशा ही रहता है। ठीक है। कन्नव वंश का राजधानी। ठीक है। कन्नव वंश का अगर अंतिम शासक अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो कन्नव वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है सुशर्मा। कौन होता है? सुशर्मा। और इनका भी हत्या कर देता है इसका मंत्री ही कर देता है इसका हत्या, जिसका नाम रहता है सिमुक। ओके। सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है? इसका ही मंत्री सिमुक कर देता है। और सिमुक जो है फिर अगला वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सिमुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अगला शासक का स्थापना कर देता है। ओके। और अगला शासक का स्थापना कर देता है। ओके। अगला वंश का स्थापना कर देता है। ओके। और सिमुक जो स्थापना करता है वो कौन सा वंश का स्थापना करता है? तो स्थापना करता है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का स्थापना कौन करता है? सिमुक। और सिमुक किसका हत्या कर दिया था? तो वह कर दिया था सुशर्मा का हत्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सातवाहन की अगर राजधानी अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो सातवाहन राजधानी होता है, राजधानी था सातवाहन का तो प्रतिष्ठान था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान, लेकिन प्रतिष्ठान जो था ये वर्तमान राजधानी था। ठीक है। लेकिन इसका अगर पूर्व राजधानी अगर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो पूर्व राजधानी हो जाता है अमरावती। ठीक है। सातवाहन की पूर्व राजधानी क्या हो जाता है? अमरावती। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रतिष्ठान जो वर्तमान राजधानी रहता है, अगर आपसे पूछेगा प्रतिष्ठान जो है किस नदी के किनारे स्थित है तो क्या बोलेंगे? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है प्रतिष्ठान। ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से। इस वंश को सातवाहन वंश को जो बोला जाता है आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है। ओके। आंध्र का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिला है? तो पुराणों में मिला है। आंध्र का उल्लेख किसमें मिला है? तो पुराणों में मिला है। और सातवाहन का उल्लेख अगर आपसे पूछेगा तो अभिलेखों में मिला है। ठीक है। तो आंध्र और सातवाहन समझ में आ गया। आंध्र का उल्लेख पुराणों में, सातवाहन का उल्लेख अभिलेखों में मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सातवाहन वंश के जो लोग हुआ करते थे, इसके लोगों को दक्षिणा पथ के स्वामी बोला गया है। ठीक है। सातवाहन वंश के लोगों को क्या बोला गया है? दक्षिणा पथ के स्वामी बोला गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सातवाहन का सबसे योग शासक, ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे अगर योग शासक बोलेगा तो क्या बोलेंगे? हाल। ठीक है। ये सबसे योग शासक था, सातवाहन वंश का सबसे योग शासक हाल। और सातवाहन वंश का प्रतापी शासक अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हो जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है।
गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हो जाता है। सबसे प्रतापी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सबसे योग्य हाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय जो है नासिक के शासक नहपाल आक्रमण करता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय नासिक के शासक नहपान जो है वो आक्रमण करता है, लेकिन आक्रमण में क्या करता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी नहपान को हरा देता है। ठीक है, नहपान को हरा देता है और गौतमीपुत्र जो है सतकर्णी ये जीत जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझते हैं ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सातवाहन, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ब्राह्मण को पहली बार भूमि दान देने की अगर प्रथा चलाई थी तो वह कौन चलाई थी, तो वह चलाई थी कौन, तो सातवाहन ने ही जो है मतलब ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। सातवाहन को भूमि दान देने की प्रथा कौन चलाई थी, तो सातवाहन वंश के शासक ने ही वहाँ भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सातवाहन के अगर आपसे सिक्के पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो सातवाहन में जो सिक्के प्रचलित थे, सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित कोई सिक्का था तो शीशे का जो सिक्का होता था वहाँ उस वक्त वो शीशे का सिक्का प्रचलित था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सातवाहन का समाज कैसा था, तो सातवाहन का जो समाज था ना वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का अर्थ ये हो गया कि माता को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। ठीक है, माता के नाम पे ही लोग को जाना जाता था। ठीक है, जैसे फल्लमा का लड़का, फल्लमा की बेटी, तो उसमें माता का नाम लेके इस तरह से बोला जाता था। ठीक है, इसलिए समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृसत्तात्मक ही था और सातवाहन में भी मातृसत्तात्मक ही था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सातवाहन की अगर भाषा बोल दिया आपसे तो क्या बोलेंगे, तो सातवाहन की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, सातवाहन की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और सातवाहन की लिपि अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो सातवाहन की लिपि थी ब्राह्मणी, क्योंकि ब्राह्मणी लिपि जो है मतलब भारत में प्रचलित था उस वक्त। ओके थे, अब समझते हैं यहाँ सातवाहन के वंश के शासन काल में, सातवाहन वंश के काल में साहित्यकार भी हुआ करता था। ओके देन, और साहित्यकार जो हुआ करता था तो उसमें 3 तरह के साहित्यकार थे, हाल, गुणाढ्य और तीसरा सर्ववर्मन। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाल जो हुआ करता था, इसकी पुस्तक अगर आपसे नाम पूछ लिया कि हाल कौन सा पुस्तक लिखा था, तो गथा सप्तशती कौन लिखा था, तो हाल लिखा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गुणाढ्य के अगर पुस्तक का नाम बोल दिया तो क्या बोलेंगे, बृहत कथा। ठीक है, बृहत कथा किसका पुस्तक है, तो गुणाढ्य का पुस्तक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं तीसरा, सर्ववर्मन के पुस्तक का नाम अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कातंत्र। सर्ववर्मन के पुस्तक का नाम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कातंत्र। ओके देन, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।